अगर कोई पैशन आपके अंदर है, कोई हॉबी है और आप उसको करना चाहते हो, यू आर बॉर्न विद दैट. माय मैसेज वुड बी अ बैलेंस कि कई पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस होते हैं, मेरा बच्चा स्केटिंग भी कर ले, मेरा बच्चा स्टेडियम भी चला जाए, मेरा बच्चा ट्यूशन भी 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे वो ऑलरेडी स्कूल से पढ़ के आ रहा है. टू मच बर्डन है बच्चे के ऊपर. आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर. आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अलेक्जेंडर मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के प्रिंसिपल एस्थर विलियम से, जो कि एजुकेशनलिस्ट है. उनसे सीधा आपको रूबरू करवाएंगे और उनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से इन्होंने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया और किस तरह से बच्चों को भी जो है वो एजुकेट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मॉरल वैल्यूज़ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए. सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में. थैंक यू यंग बाइट्स का और पूजा आपका कि आपने आज सोचा कि अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल में जाएं और मेरे से बातचीत करें. बहुत अच्छा लग रहा है. मैम, आपकी बात की जाए, आपकी जर्नी की बात की जाए, अभी आप स्कूल में जिस तरह से प्रिंसिपल है, जब आप स्टूडेंट थे, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है और क्या कुछ अपने बारे में कहना चाहेंगे? ओके, तो ऐसा है पूजा, मेरा जन्म तो इलाहाबाद में हुआ. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इलाहाबाद और स्टार्ट की मैंने वहाँ से अपनी नर्सरी प्राइमरी एजुकेशन. उसके बाद हम बरेली आए और बरेली के बाद थोड़ी देर मैं आगरा में पढ़ी. उसके बाद मैं लुधियाना आ गई कॉलेज करने के लिए लुधियाना. और ऐसा क्यों रहा मेरी जर्नी में, क्योंकि मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे. ही वॉज अ प्रीस्ट और वो एक प्रोफेसर थे थियोलॉजिकल कॉलेज में, जहाँ वो जो प्रीस्ट्स बनते हैं उनको एजुकेट करते थे, उनके प्रोफेसर थे. तो बाइबल के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट. वो ओल्ड टेस्टमेंट के प्रोफेसर थे. तो मेरी जर्नी इलाहाबाद, बरेली, आगरा से होते हुए लुधियाना पहुंची और वहाँ पर मैंने अपना कॉलेज किया. वहीं मालवा कॉलेज से फिर मैंने बीएड करी और वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी मास्टर्स करी. कि सोचा था कि बीएड करनी है, टीचिंग प्रोफेशन की ओर ही बढ़ना है, यही परसेप्शन था या कुछ और? नहीं, बीएड थोड़ा सेकंड ऑप्शन था मेरा. फर्स्ट ऑप्शन मेरा एमएसडब्ल्यू करने का था, मास्टर्स इन सोशल वर्क. और मैं उसके लिए बड़ौदा यूनिवर्सिटी गुजरात भी गई. मगर 77 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें +2 का इंट्रोडक्शन हुई. तो जब मेरा रिज़ल्ट निकला तब +1 था एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट, और जब तक मेरी एडमिशन होती तब तक वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ चुके थे. तो मुझे बड़ौदा जाकर, एमएस यूनिवर्सिटी जाकर भी वापस आना पड़ा. तो जब मैं वापस आई फिर मैंने +2 की, फिर बीए की और बीएड में एडमिशन हो गई. तो इस तरीके से आई गॉट इनटू द टीचिंग लाइन. बट इन माय हार्ट आई एम अ सोशल वर्कर. आई वांट टू डू फॉर अदर्स. अभी भी ये सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो करती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो पैशन रहता है, जो हॉबीज़ रहती है और जो दिली इच्छा होती है, उसे हम पूरा किसी ना किसी तरीके से जो है कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो. तो मैम, किस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ को आप आगे बढ़ावा दे रही हैं और अभी भी जिस तरह से बिल्कुल की हेल्प करना आपका सबसे पहली प्राथमिकता रहती है? पूजा, ये मैं आपको ऐड कर दूं कि अगर कोई पैशन आपके अंदर है, कोई हॉबी है और आप उसको करना चाहते हो, यू आर बॉर्न विद दैट, तो आपको खुद ही खुद रास्ते दिख जाते हैं और खुद ही खुद वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करने लगती है. तो मैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड आईजी रिटायर हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 25 इयर्स मैंने पुलिस वेलफेयर में दिया, जहाँ पर हम मार्टियर्स की वाइव्स के साथ काम करते थे. जो आपको पता ही है पुलिस वाले कितने सैक्रिफाइस करते हैं. तो एक वो मेरा एरिया निकला. उसके अलावा मैं पुलिस पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट मेंबर पे काफ़ी साल बनी रही. इसके अलावा कम से कम 25 साल हो गए मुझे, मैं सहयोग इंडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ. मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ. तो सहयोग इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं, जो जिन्होंने उसको स्टार्ट किया है, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, वो हैं डॉक्टर अश्विनी जोजरा. और ये संस्था उन बच्चों की मदद करती है जो डिफरेंटली एबल्ड हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरी अपनी सिस्टर, शी इज़ बॉर्न विथ हियरिंग डिफ़िकल्टीज़. तो एक मेरा वो भी एक नेचुरल रुझान रहा टू वर्क फॉर सच चिल्ड्रन जो इस फील्ड में
नीड है, उनको बाहर आने की नीड है, उनके पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करवाने की नीड है, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ अब तो लोगों बना का दी किस हैं। तरह से अप्रोच आपकी रहती है, क्योंकि सोशल वर्क जिस तरह से आप करते हैं वो कहते हैं कि कभी लोग खुद आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ता है कि आखिरकार किस चीज़ को क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपका पैशन ही वैसा है, आपने कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ भी की हुई हैं। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर पैशन है ना, आपको वो चीज़ खुद ही पकड़ लेती है, जी जी। खुद ही आपको दिख जाती है, तो आप करने वाले हो और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि इसमें सोशल वर्क में टाइम बहुत देना पड़ता है, जी। टाइम देना पड़ता है, अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, बिल्कुल। ये सारी बातें तो उसमें कभी आ जाती सोचा हैं। था आपने कि जम्मू में आना होगा और जम्मू में इस तरह से आप सेटअप होगा आपका सारा बिजनेस, एंटरप्रेन्योर की बात की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लुधियाना में थी। ये भी मैं, अब आप पूछ रहे हैं तो बता दूं कि माय फादर एंड जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी मदर, ये एक दूसरे को जानते थे और दोनों ही रतलाम इंदौर से हैं, तो बस ऐसे ही प्रपोज़ल आया और वी एक्सेप्टेड इट और बात चल पड़ी और मैं जम्मू आ गई। वो कहते हैं ना कि शादी किसी के भी बाद। मुकाम को हासिल करने के लिए आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप खुद से, आपका पैशन है ठीक है, आप उड़ान भरना चाहते हो, लेकिन उसको उड़ाने वाला जो आपके फैमिली मेम्बर ही होते हैं, चाहे इन लॉज की बात की जाए, हस्बैंड की बात की जाए, तो कितना डिफ़िकल्ट या कितना बोलूँगी ईजी आपके लिए रहा? मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बहुत इजी रहा। क्यों? क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थी, वो खुद एक सोशल वर्कर थी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दूसरों की सेवा में निकाली, तो वो इस चीज़ को समझती थी, मेरे पैशन को समझती थी और कहती थी एस्तर अगर तुम्हें कहीं जाना है जाओ, बच्चे मुझे दे दो, मैं संभालूंगी। तो अगर इतना बड़ा सपोर्ट आपको घर में मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो फुल टाइम मैंने बच्चों को भी दिया, हस्बैंड की पोस्टिंग्स होती थी इधर उधर, डोडा हो गई, पुंछ हो गई, कठुआ हो गया, तो घर समझो संभालना और मदर इन लॉ की सपोर्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही। जी। अभी एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो नई पॉलिसीज़ जिस तरह से आ रही हैं, अच्छा कदम जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है, अभी भी क्या लगता है आपको किन चीज़ों को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, या क्या कदम जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत आप समझते हैं कि? बहुत अच्छा सवाल है और इसमें मैं समझती हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सालों के बाद आई है एंड इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी एक्सेप्टेबल, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर प्रैक्टिकल्स पे दिया जा रहा है, ज़्यादा ज़ोर हाथ के काम पे, स्किल पे दिया जा रहा है। मगर उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि पेरेंट उस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है और ना ही पेरेंट को समझ है कि स्कूल वाले करवा क्या रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा देती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि रोबोटिक्स का टाइम आ गया है, रोबोटिक लैब्स बन रही हैं, हम भी चाहते हैं कि वो बने और मैं बहुत जल्दी काफ़ी सारे लोगों के साथ अटल रोबोटिक लैब की बात चल रही है मेरी किसी के साथ, तो स्टार्ट करने के लिए। मगर पेरेंट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट या ताइक्वांडो या कोई भी आप एक्स्ट्रा काम करवाते हो तो इट रिक्वायर्स मनी। वो कहते हैं 5 किताबें हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, आप पढ़ाइए, आप ये सब एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो? तो इसमें पेरेंट्स की अवेयरनेस की ज़रूरत आप मानते हैं? 100% बड़ी बार वर्कशॉप्स करी और बुलवाती हूँ पेरेंट्स को, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, बट एट अ लार्ज स्केल। और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं काफ़ी सारे स्कूलों के साथ अब कनेक्टेड हूँ, तो सभी पेरेंट्स मतलब सभी स्कूल वाले ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। स्लोली मे बी इट विल टेक टाइम, बट पेरेंट को ये समझना है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा स्किलफुल हो, बच्चा हाथ से काम करे। जब आपका टाइम था स्टडीज़ का और आज की स्टडीज़ जिस तरह से हो रही है, क्या चीज़ें आपको आज के समय की अच्छी लगती है जो आप चाहती हैं कि काश मेरे समय पे भी हो? क्योंकि होता ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें मेरे टाइम पे भी होती, काश तो कितना ज़्यादा ईजी रह जाता। फ्रीडम ऑफ मल्टीपल वर्किंग एरियाज़, ये हमारे टाइम में नहीं था। लिमिटेड ऑप्शंस थी, साइंस लो, प्रैक्टिकल्स करो या फिर आप नॉन उसमें चले जाओ, आर्ट्स में आ जाओ, तो ऑप्शंस बहुत बढ़ गई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़ गई है। मैं तो 9th-10th क्लास को कहती हूँ कि अगर आप चाहो पैसा कमाना तो आप पढ़ाई के साथ साथ अभी भी बहुत से काम ऐसे पकड़ सकते हो जिससे यू कैन अर्न मनी एंड सपोर्ट योर पेरेंट्स। और बहुत से बच्चे करते भी हैं, आप गूगल खोल कर देखिए, इंटरनेट इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। तो
कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उनकी काउंसलिंग कितनी ज़रूरी आप मानते हैं कि है? क्योंकि वो उनको समझ नहीं होती है कि उनको करना क्या है। करना वो सब कुछ चाहते हैं और वो बहुत सारे ऑप्शन भी रखते हैं, ये नहीं मिला ये करूँगा, ये नहीं मिला ये करूँगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी किस तरह से आ सकती है? इसमें मैं ये बिल्कुल 100% कहूँगी कि जब तक पेरेंट और बच्चे और स्कूल का ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, तब तक ना तो बच्चा अपने लाइन ठीक से फॉलो कर पाता है और ना ही पेरेंट अपने डिज़ायर को बच्चे तक ला सकते हैं। ड्यू टू कोविड ऑल्सो ये एक रिश्ता जो ट्रायंगल था ये कहीं ना कहीं टूट गया। टूटा इसलिए क्योंकि 2 साल बच्चा घर रहा, पेरेंट को समझ ही नहीं आया कि मैं 24 घंटे बच्चे को हैंडल कैसे करूं, क्योंकि वो भी घर बैठ गए, फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, बच्चे को भी घर में बैठना पड़ा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहीं ना स्टेडियम में निकल पाई, ना स्कूल में निकल पाई, ना स्टडीज़ में निकल पाई, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो वहाँ वो उस रिश्ते को कायम करने में दोबारा डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ टाइम लगेगा और ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। टीचर्स आर फीलिंग दैट कि एक हमारा जो कंट्रोल था बच्चे के ऊपर पढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं हिल गया है। तो टीचिंग स्ट्रेटजी में किस तरह की चेंजेस आप चाहते हैं कि और होनी चाहिए? ऑलरेडी बहुत बदलाव जो है हुआ है, और क्या कुछ सभी टीचर्स को या पेरेंट्स को टेक्निक आनी चाहिए बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए पूजा जी, पहले क्या था कि अ टीचर वांटेड टू बी अ टीचर, उसके अंदर एक डिज़ायर होती थी पढ़ाने की, गुरु शिष्य एक परंपरा थी हमारी। अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास बहुत पुराने और बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सभी स्कूलों में होंगे, मगर कहीं ना कहीं ये जो न्यू पीढ़ी ऑफ टीचर्स आ रहे हैं उनको वो मैच्योरिटी नहीं है बच्चों की साइक को समझना, बच्चों की चुलबुलापन उनका हैंडल करना, उनकी इनडिसिप्लिन को हैंडल करना, पेशेंस नहीं रही। यस, यू हैव सेड द राइट वर्ड, पेशेंस नहीं है न्यू जनरेशन ऑफ टीचर्स में। तो टाइम लगता है उनको भी, वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो ये एक मेजर इशू है। और दूसरा ये कि अगेन टीचर इज़ नॉट रेडी टू रिसर्च हर सब्जेक्ट। मैंने पढ़ लिया, मैंने बीएड कर ली, मैंने एमएड कर ली, उतना ही फुल स्टॉप हो गया। नो, you have to read the newspaper, you have to read the journals, you have to know what is happening around you. एक टीचर बेशक वो बायोलॉजी की हो या फिज़िक्स की हो या सोशल स्टडी की हो, उसको सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए और कनेक्टेड रहना चाहिए, स्पेशली विद चाइल्ड साइकोलॉजी कि क्या चल रहा है। जी, तो काफ़ी खूबसूरत इन्होंने कहा कि कनेक्टेड रहना चाहिए आज के टीचर्स को, कि बच्चे के दिमाग में क्या कुछ है, क्या साइकोलॉजी उसकी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो वो एक्सेल जो है वो कर पाएगा। हमारे इस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में अंतिम में क्या कुछ एक मैसेज जो है तमाम पेरेंट्स को, टीचर्स को देना चाहेंगे? बैलेंस, माई मैसेज वुड बी अ बैलेंस कि कई पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस होते हैं, मेरा बच्चा स्केटिंग भी कर ले, मेरा बच्चा स्टेडियम भी चला जाए, मेरा बच्चा ट्यूशन भी 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे वो ऑलरेडी स्कूल से पढ़ के आ रहा है, टू मच बर्डन है बच्चे के ऊपर। नंबर 1 तो बैलेंस चाहिए पेरेंट्स को, अकाउंटेबिलिटी चाहिए पेरेंट्स को और टीचर को कि एक निगरानी भी रखनी है। अगर मैंने स्कूल में डाला है, बच्चा 2 महीने हो गए, एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट नहीं आया, तो फ़ोन कर सकते हैं पेरेंट्स, सारा कुछ स्कूल के ऊपर कि मैम रिज़ल्ट नहीं आया, तो रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट तो ग्रुप में डाला था, आपने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया तो आप तक पहुंचा नहीं, या बच्चे ने मैसेज डिलीट कर दिया। तो पेरेंट को भी सतर्क होना है, स्कूल वालों को भी न्यू मेथोडोलॉजी में आना है, टेक्निकल होना है, टीचर को भी एक बैलेंस बना के रखना है। और एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो। यस, एज अ वुमन सबसे बड़ी बैलेंसर है, वो फैमिली को भी चलाती है, वो अपनी जॉब को भी चलाती है। तो मेरा यही मैसेज होगा सुनने वालों को।
देयर इज अ बैलेंस इन एवरीथिंग। तो एस्थर विलियम हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज और अपनी जर्नी भी बताई कि किस तरह से रही और किस तरह से जम्मू इनका आना हुआ और किस तरह से बच्चों को जो है एजुकेट ये कर रहे हैं, नई नई टेक्निक्स जो है इन्होंने बताया और क्या कुछ बदलाव जो है लाए जाने चाहिए, ये भी जो इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और इसके साथ साथ एक मैसेज जो है सभी के लिए, चाहे बच्चे हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, तमाम उन महिलाओं के लिए है कि एक बैलेंस्ड लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना। अगर आप बैलेंस्ड करना सीख गए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।